कैंसर के बारे में भारतीय नहीं पूरा विश्व चिंतित है। कैंसर आपके शरीर का हिस्सा है। तो मतलब ये है कि हम हर आदमी अपनी बॉडी में कैंसर लेके घूम रहे हैं। तो ये चारों स्टेजेस हैं क्या, और कैसे हम इसको अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं क्या? और हिंदुस्तान में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि घर पे इलाज कर लेते हैं और अपन देख लेंगे, इसको पता नहीं कुछ नहीं है। तो कोई ऐसा मैसेज, ऐसी बात कि भैया ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आज 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेके आए हैं कैंसर से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपको जाननी जरूरी है। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में है कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उत्तम सोनी। तो मिलते हैं डॉक्टर साहब से और चर्चा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैंसर होता क्या है, अर्ली डिटेक्शन का क्या फायदा होता है, कितना खर्चा आता है, और डॉक्टर साहब पर्सनल लेवल पे हमारी क्या मदद कर सकते हैं। नमस्कार सर, बहुत आपका स्वागत है। सर, हम उस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं जिसपे हर भारतीय चिंतित है, वो है कैंसर। सीधी बात पे आता हूं सर। सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस है उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कैंसर है क्या। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैंसर के बारे में भारतीय नहीं पूरा विश्व चिंतित है। कैंसर नाम आते ही ऐसे लगता है जैसे मृत्यु सामने आ गई हो, बर्बादी सामने आ गई हो, तबाही सामने आ गई हो, और परिवार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों रूप से टूट जाता है। डे 1 पे बैंकरप्ट हो जाते हैं अच्छे अच्छे लोग, सिर्फ सुनने मात्र से। अब आपने पूछा कैंसर है क्या, तो बड़े सरल शब्दों में समझाऊं कि कैंसर आपके शरीर का हिस्सा है। ये वो सेल हैं जो अपना बेसिक प्रोग्राम खो चुके हैं। उनके जेनेटिक प्रोग्रामिंग में म्यूटेशन, बदलाव आ गया है। ऐसा बदलाव जिससे वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, बहुत अनकंट्रोल तरीके से उनका विकास होता है, उनका डिवीज़न होता है, ग्रोथ होती है। और वो जो ग्रोथ है वो शरीर के बाकी ऑर्गन्स के लिए नुकसानदेह होती है। तो इसे कई जगह पे ट्यूमर का नाम दे देते हैं, कई जगह पे घाव बन जाते हैं। कई जैसे ब्लड है तो ब्लड में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हाँ, ब्लड के जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल तरीके से नंबर्स में बढ़ जाते हैं। तो ये कैंसर है, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स। तो मतलब ये है कि हम हर आदमी अपनी बॉडी में कैंसर लेके घूम रहा है। अगर सेल ने म्यूटेशन करना शुरू किया और वो म्यूटेट होते हुए बढ़ते 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 वो ट्यूमर बन गए तो वो कैंसर हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से लें कि आप एक नया कंप्यूटर खरीद के लाए हैं। उस कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव फर्स्ट क्लास है, पर अगर आपने उसका मिसयूज़ किया, आपने उस हार्ड ड्राइव पे कोई गलत प्रोग्रामिंग देखी या कोई गलत प्रोग्राम चेक किया, तो वो ड्राइव में वायरस आ जाता है, और वो वायरस आने के बाद वो कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो कैंसर लेके घूम रहा है, लेकिन हाँ, अगर उस सेल की प्रोग्राम ख़राब हो जाए तो बिल्कुल, यस, डेफिनेटली। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं हुई, उन सेल के साथ आपने ढंग से बिहेव नहीं किया, तो वो कैंसर में चेंज हो जाएंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ लाइफस्टाइल जो है वो एक कैंसर का मेजर रीज़न है। सर, इसके अलावा और क्या मेजर चीज़ें हो सकती हैं? तो मैं थोड़ा सा रिफाइन करूँगा आपने जो बोला। हमारी फीडिंग अच्छी होनी चाहिए टू सेल्स। सेल का भोजन जो है वो अच्छा होना चाहिए। वो भोजन हम देते हैं उसको, चाहे वो हार्मोन्स हों, केमिकल्स हों, बॉडी केमिकल्स हों, वाटर हो, एयर हो, तो वो फीडिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए। अगर उनकी फीडिंग में प्रॉब्लम है तो वो म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। आज के ज़माने के अंदर हमारा भोजन, हमारी रहन सहन, हमारा पर्यावरण, इन सब पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उस सब के अलावा हमारे व्यसन जो हैं, तो बिगेस्ट इज़ टोबैको, जर्दा जो है वो, स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी सिगरेट जो है वो, चिलम, शराब, ये जो है। और इन सब के अलावा प्रोसेस्ड रिफाइंड फूड जो है, स्मोक्ड फूड जो है, ये बहुत बड़े कारण हैं जिनसे कैंसर होता है। तो हमें अपने जीवन को, अगर हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे और कैंसर के चांसेस कम हो, ज़ीरो करने का चांस तो नहीं है अब आज के इस युग में, लेकिन वी शुड बी फिज़िकली मोर एक्टिव। हमें मोटा भोजन करना चाहिए और व्यसनों से दूर रहना चाहिए।
चाहे वो कितनी भी मात्रा में। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब 2 पैग से क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो हार्ट के लिए अच्छा है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अल्कोहल इन एनी अमाउंट इज़ डेंजरस। इसी तरीके से सिगरेट और ज़र्दा जो है वो किसी भी अमाउंट में हो नुकसानदेह है। तो मतलब ओकेजनल ड्रिंकिंग भी आपको प्रोवोक कर रही है कि आप हो सकता है कि आप कैंसर की तरफ बढ़ रहे हो। सो देयर इज़ नथिंग लाइक ओकेजनल ड्रिंकर। अ Okay. ड्रिंकर इज़ अ ड्रिंकर। सर आपने एक वर्ड यूज किया प्रोसेस्ड फूड, तो मैं इससे ऐसा समझ सकता हूँ क्या कि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि गांव में शायद कैंसर के पेशेंट कम हो क्योंकि वहाँ का खान पान शहरी खान पान से बिल्कुल थोड़ा अलग होता है। पहला ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें जो गांव में, जो शहर में मिलती हैं या शहर में हैं, जो शहरी जीवन शैली है, वो पूरी गांव तक चली गई है और ये बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है। तो गांव अछूते नहीं हैं अब इन सब चीज़ों से। जो चीज़ आपको शहर में गलत मिल रही है, वो गलत चीज़ आपको गांव में मिल रही है। गांव के लोग उतना ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं उसका। छोटे बच्चों को देखें, वो उतनी ज़्यादा प्रोसेस चिप्स और सॉस और इन सब चीज़ों में जा रहे हैं। बड़े लोगों को देखेंगे तो उनके पास भी वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो शहर में ख़राब हैं। आपने एक चीज़ और बोली कि फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है। तो मैं क्या ऐसा मान सकता हूँ कि एथलीट, बॉडी बिल्डर या स्पोर्ट्समैन जो है उनमें इसके चांसेस कम रहते हैं? टू सर्टेन एक्सटेंट यस, चांसेस कम रहते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही एक समस्या और होती है कि जो प्रोफेशनल एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं सब में नहीं, मतलब कुछ लोगों के अंदर डोपिंग एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, डोपिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वो लोग किसी न किसी रूप में कुछ हार्मफुल केमिकल्स लेते हैं, उनको कैंसर के चांसेस रहते हैं। हाँ, तो मतलब बात यह है कि अगर आपने सेल के साथ उसको कुछ फालतू ग्रो कराने की कोशिश की, चाहे आप एथलीट हैं चाहे नॉर्मल आदमी है, आपने फीडिंग खराब की और फीडिंग खराब होते ही आपका काम, आपके चांसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सर ट्यूमर बनने में कितना समय लगता है, सेल को म्यूटेट होते हुए ट्यूमर तक पहुंचने में, और ट्यूमर दिखते कैसे हैं? तो ट्यूमर का मतलब गांठ है। अच्छा, ट्यूमर इज गांठ। हाँ, बनने में कितना समय लगता है, ये उस जगह पे जहाँ ट्यूमर डेवलप हो रहा है उस पे, जो कैंसर हो रहा है उसके अलग, मान लीजिए स्तन है। अब स्तन में 6-7 तरीके के मेजर ब्रॉड क्लासिफिकेशन में क्या ट्यूमर्स हैं, और उनमें से एक कैंसर होता है ट्रिपल नेगेटिव। तो अगर वो ट्रिपल नेगेटिव ट्यूमर है तो वो जल्दी बढ़ेगा, जबकि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव जिसको बोलते हैं ल्यूमिनल क्लास हम कैंसर बोलते हैं, वो कैंसर कम धीरे, मतलब कम तेज बढ़ेगा, वो धीरे रहेगा। तो ट्यूमर्स की स्पीड जो है टाइप ऑफ कैंसर पे डिपेंड करती है, जिस जगह पे। अच्छा, फिर वो हमें दिखना भी चाहिए। तो अगर हमारी आंत में कैंसर हो रहा है तो हमें पता भी नहीं चलेगा, मतलब इट टेक्स टाइम। तो हमें बाकी के जो इसके लक्षण हैं उनके तरफ ध्यान देना चाहिए हमेशा। सर जैसे कैंसर हो गया, आप पेशेंट आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसी कोई सर्जरी जो आपको याद हो जहाँ पे आपको कुछ चैलेंज फेस करना पड़ा हो या फिर कुछ मिरेकल रिजल्ट आए हों? ऐसे बहुत सारे हैं, अब ईश्वर की बड़ी कृपा रही हुई है। हमारे पास एक लेडी हैं 60 समथिंग ओल्ड हैं, और वो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर लेके आई। उनकी बोन्स में कैंसर था और ब्रेस्ट में, तो ब्रेस्ट में प्राइमरी कैंसर था जो बोन्स तक चला गया, और उन्हें लगभग ये कह दिया गया था कि दैट्स इट। उस महिला की इच्छा शक्ति से और भगवान की कृपा से उनका इलाज अच्छा हुआ। 5 years डाउन द लाइन शी इज़ कैंसर फ्री, और उन्हें कैंसर नहीं है। तो ये आधुनिक तकनीक, आधुनिक दवाइयाँ, मरीज के आसपास का एनवायरनमेंट, उसकी स्वयं की पॉजिटिव सोच और अच्छा इलाज ऑब्वियसली यस, उन सब का है। सर आपने बोला स्टेज 4 पे वो आई थी आपके पास, तो कैंसर की 4 स्टेज हैं, 1, 2, 3, 4, और 0 स्टेज जैसा भी कुछ होता है, मतलब जहाँ पे बॉडी आपको कुछ ना कुछ दिखाना शुरू कर देती है कि भाई मान जा। नहीं, तो हाँ बिल्कुल है ना, वो रोज कहती है आपको। हाँ, रोज कहती है। तो ये 4 स्टेजेस हैं क्या, और कैसे हम इसको अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं क्या? और हिंदुस्तान में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि घर पे इलाज कर लेते हैं, हाँ, और अपन देख लेंगे इसको, पता नहीं कुछ नहीं है। तो कोई ऐसा मैसेज, ऐसी बात कि भैया ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए? स्टेज 1, 2, 3 और 4 है, वो एक क्लासिफिकेशन है पैथोलॉजी में जिसको TNM क्लासिफिकेशन बोलते हैं। T का मतलब ट्यूमर की साइज़, N का मतलब नोडल स्टेटस, और M का मतलब मेटास्टेसिस। तो T जो है वो ट्यूमर कितना बड़ा है उसके हिसाब से होता है,
एन जो है वो उस ट्यूमर के आसपास जो लिम्फेटिक नोड्स हैं, तो कौन से एरिया के और कितने नोड्स अफेक्टेड हैं कैंसर से, उससे आता है। और एम जो है वो कि अगर मान लीजिए कैंसर एक पर्टिकुलर ऑर्गन में ओरिजिनेट हुआ है, तो अब उससे वो किसी दूसरे ऑर्गन में तो नहीं जा रहा है। अगर वो दूसरे ऑर्गन में चला गया तो स्टेज 4 हो गई, फिर उसकी साइज़ कुछ भी हो, उसका नोडल स्टेटस कुछ भी हो, तो स्टेज 4 का मतलब ये है। स्टेज 1, 2 और 3 आज के इस युग के अंदर वो अच्छे से मैनेजेबल होते हैं, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है। हालांकि ट्रीटमेंट जो है वो स्टेज 3 में मुश्किल है, कष्टदायक है, कॉस्टली है। स्टेज 1 में आसान है। लक्षणों की बात करें तो हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स के हिसाब से अलग अलग लक्षण हैं, पर प्राइमरीली जो चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए कोई आदमी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, डाइटिंग नहीं कर रहा है, या वज़न कम करने की कोशिश नहीं कर रहा है और उसका वज़न 1 महीने में 10-15% से ज़्यादा कम होता है, तो उसे चिंतित होना चाहिए, उसे अपनी जांच करानी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उसकी बाउल हैबिट्स, अगर उसका जो मोशन जाना है उस आदत में कोई परिवर्तन है, कोई ब्लीडिंग है, चाहे वो टट्टी के रास्ते से हो, महिलाओं के अंदर वजाइना के रास्ते से हो, या आपके पास अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया है, उनका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा गिर रहा है, कहीं शरीर में अल्सर है या गांठ है जो हमें महसूस होती है, पेशेंट के बोलने में अगर कोई दिक्कत आती है, और इन सब के ऊपर जो है वो अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही है, तो इन सब चीज़ों को बहुत तरीके से उन्हें मरीज को तुरंत जाना चाहिए अपने डॉक्टर के पास और उसकी जांचें करवानी चाहिए। आपने बोला स्टेज 3 पे खर्चा ज़्यादा हो जाता है। भारत में नॉर्मली क्या होता है, वो घर पे आदमी डॉक्टर या गूगल के डॉक्टर एक प्रचलित वर्ड है कि देख लिया जाता है। तो क्या स्टेज 1 का जो स्टेज है उस पे खर्चा कितना रहता होगा, स्टेज 2, और क्या ये रुकने से पेशेंट को कोई फ़ायदा होता है क्या? अगर वो पहले आपके पास आ जाए, शर्म है मुझे लगता है कि साहब जाके बताऊंगा कि ये मेरे यहाँ गांठ है या वहाँ गांठ है, तो हो सकता है पता नहीं डॉक्टर जजमेंटल हो, और अगर वो पहले ऐसा कर देंगे तो क्या उनका खर्चा कम लगने वाला है? अब यहाँ मेरे विचार थोड़े से कंट्रोवर्शियल होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कैंसर को, किसी भी डॉक्टर को भी कैंसर बहुत जल्दी डायग्नोस करने की सोचनी चाहिए। तो अगर कोई भी साइन या सिम्टम ऐसा है जो कैंसर के साइंस या सिम्टम्स के साथ में क्रॉस कर रहा है, तो पहले डॉक्टर को कैंसर की जांच करानी चाहिए। कई बार मरीज इस चीज़ के लिए ऐसे सोचते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारे साथ, डॉक्टर साहब का कोई इलिसिट मोटिव तो नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ऐसे ना देखते हुए ऐसे देखना चाहिए कि अगर वो नेगेटिव आते हैं कैंसर में, तो दिस इज़ समथिंग टू रिजॉइस, खुशी मनाने की बात है। थ्रेशोल्ड कम होना चाहिए कैंसर डिटेक्शन के लिए, थ्रेशोल्ड कम होना चाहिए। मेरे पास कोई मरीज आता है तो मैं पहले कैंसर को निगलेक्ट, मतलब रिजेक्ट, पहले कैंसर को आप हटाओ, अगर कैंसर नहीं है तो बाकी सब चीज़ों के लिए हम बाद में बात करेंगे। इफ़ इट इज़ कैंसर तो अर्ली डायग्नोसिस मस्ट है। सर हमारे यहाँ पे तो मुझे लगता है ऐसी टेंडेंसी है कि हमने टेस्ट, डॉक्टर ने टेस्ट लिखे, टेस्ट करवाने गए और रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई तो हिंदुस्तान में आदमी दुखी हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, कि मुझे ज़बरदस्ती टेस्ट करवा दिया। हाँ, ऐसा है, लोग ऐसा सोचते हैं। सर आप बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशन से पहले क्या कुछ भगवान को याद करके जाते हैं, या कुछ अब सब कुछ साइंटिफिक हो चुका है, हाथ अपने आप चलने शुरू हो जाते हैं कि मैंने इतने ऑपरेशन कर दिए? पेशेंट कैसा फील कर रहे होते हैं पोस्ट ऑपरेशन? आप पेशेंट को क्या समझाते हैं, आप कैसा फील कर रहे होते हैं? अब ये ना, ये आपकी खुद की भावना पे डिपेंड करता है। मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमारे पास सिर्फ एक स्किल है, रिजल्ट नहीं है। उस स्किल को हम आगे हर मरीज को समान देते हैं। ऐसा नहीं है किसी का ऑपरेशन हमने बहुत अच्छा किया और किसी का ख़राब किया है। आफ्टर 30 years ऑफ माई प्रैक्टिस मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो सब जगह एक सा ही ऑपरेशन करता हूँ। अब अगर मैं अगर 2 ऑपरेशन कर रहा हूँ और दोनों समान नहीं है, तो इसका मतलब आई एम नॉट स्किल्ड इनफ। ये समान होने चाहिए। तो वो हमारे इलाज में कमी नहीं है, हमारे इलाज सेम होते हैं, हमारी सर्जरी सेम है। लेकिन हाँ, ईश्वर तो है, क्योंकि 2 मरीजों में सेम सर्जरी, सेम बीमारी, सेम इलाज के बाद अगर रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है,
तो वो तो भगवान की करनी है, वो तो ईश्वर की करनी है। 100% रूप से 24 घंटे ईश्वर का स्मरण करते हैं, 24 घंटे, मरीज सामने हो, हाथ में हो, मरीज ना हो तो भी, कि भगवान हमसे अच्छे कार्य करवाओ, हमें जो स्किल दी है उसका पूरा सदुपयोग हो, मरीज के लिए वो अच्छी रहे। जब पेशेंट, और ये एक चीज़ है जो मैं इस आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि लोग समझते नहीं है इस बात को, और वो व्यक्ति जो सोया हुआ है उससे ज़्यादा चिंता उस व्यक्ति को है जो जगा हुआ है ओटी टेबल के अंदर, कि इसे जगना है वापस और इसका रिजल्ट अच्छा आना है। बहुत बहुत ज़्यादा ईश्वर का हाथ रहता है, 24/7 भगवान को याद करते हैं। तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, भगवान का साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब चीज़ें एक साथ जब काम कर रही होती हैं तो आपका सर्वाइवल पॉसिबल है। सर एक बड़ा सा ऐसा रहता है कि साहब हमने कीमो करवाया तो बाल उड़ जाएंगे, और कीमो कराया तो हमारे जो बाकी सेल्स हैं वो भी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या ट्रीटमेंट अभी भी वैसा ही चलता है या ट्रीटमेंट चेंज हो गया है, और फ्यूचर क्या है ट्रीटमेंट्स का? तो आप सही बोल रहे हैं। कीमोथेरेपी एटम बम की जैसे है। कीमोथेरेपी ऐसी है कि हमें आबादी के बीच में से एक बिल्डिंग उड़ानी है, हमने वहाँ बॉम्ब गिर दिया, अब वो बॉम्ब तो गिर गया, वो बिल्डिंग ख़त्म हो गई, लेकिन उसका इफ़ेक्ट आसपास की बिल्डिंग्स पे जाता है, उनमें दरारें आ सकती हैं। आसपास की बिल्डिंग पे जाता है कि जो धूल धुआं उड़ेगा वो उन बिल्डिंग्स के अंदर जा सकता है, खिड़कियों के कांच टूट सकते हैं, नुकसान पहुंचता है। इसी तरीके से शरीर के अंदर जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो वो सेल्स सिर्फ कैंसर के सेल्स पे अटैक नहीं करते हैं, वो नॉर्मल सेल्स पे भी अटैक करते हैं, और नॉर्मल सेल को नुकसान होने का मतलब उस ऑर्गन स्पेसिफिक में कुछ कष्ट आता है। अब दवाइयों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, लेकिन टॉक्सिसिटी है अभी भी। प्री और पोस्ट मेडिकेशन बहुत अच्छा हो गया है, डोजिंग बहुत अच्छी हो गई है, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, लेकिन होते हैं। बाल गिरना एक साइड इफ़ेक्ट है जो टेम्परेरी है, कुछ समय बाद बाल वापस वैसे के वैसे आ जाते हैं। बाकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी सिंपल वायरल फीवर की जैसे आते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर का कहा हुआ पूर्ण रूप से मानते हो तो मुझे अभी तक किसी मरीज ने कंप्लेंट नहीं किया, डॉक्टर साहब कीमोथेरेपी की वजह से मुझे डर लगा या कीमोथेरेपी की वजह से मुझे तकलीफ हुई। शुरू करने से पहले ज़रूर उनके मन में शंकाएं होती हैं, मैं शुरू करने के बाद में वंस दे गो थ्रू इट दे से ओके दैट्स फाइन, वो ठीक है। सर आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके मेजर रीज़न क्या रहे होंगे? ब्रेस्ट कैंसर जो है वो दो कारण है। एक कारण तो ये कि हम डायग्नोज ही ज़्यादा करने लग गए हैं, पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ है कि वास्तविक रूप में जो इंसिडेंस बढ़ा है उसका कारण जीवन शैली है। महिलाएं बच्चे पैदा नहीं करती हैं, पहला बच्चा बहुत देर की उम्र पे होता है, छोटे बच्चों के हाथ में कंप्यूटर, इंटरनेट और बहुत अश्लील सामग्री है OTT प्लेटफॉर्म्स पे, जिसकी वजह से वो मानसिक और शारीरिक रूप से जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। दूध नहीं पिलाते हैं, हार्मोनल दवाइयाँ ले रहे होते हैं, व्यसन की हमने बात करी, स्मोक और सिगरेट लड़कियां ज़्यादा करने लग गई हैं, शराब ज़्यादा पीने लग गई हैं। तो ये मेजर कारण है। और फिर इन सब के ऊपर ये है कि अगर किसी में कोई जीन म्यूटेट हो जाता है तो फिर वो आगे फैमिली में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो जेनेटिक कॉजेज़ भी हैं। जीन म्यूटेट होने का मतलब है अगर आपके पेरेंट्स को कैंसर है तो आपके कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल सही है सर, ये बिल्कुल सही है। आपने एक बात बोली स्तनपान, कि दूध नहीं पिला रहे हैं, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है? बहुत बड़ा कारण है। मतलब बात यह है कि अगर नेचर को अगर आपने कहीं पे भी छेड़ा, जो नेचुरल प्रोसेस है, जैसा छेड़ा और वैसे ही आपके चांसेस बढ़ने शुरू। तो इसको इस तरीके से लिया जाए कि हम लोग वी टॉक अ लॉट अबाउट फ्रीडम एंड एवरीथिंग, बट भगवान ने ऊपर से हर चीज के लिए एक उम्र बना के भेजी है। वो उम्र जो है वो आपके शरीर के ऑर्गन्स के फंक्शन के हिसाब से है। तो जब महिला को प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी आने का मतलब है कि उसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो गई है, इसका मतलब है यूट्रस इज गोइंग टू बी रेडी फॉर एक्सेप्टिंग किड्स, उसका ओवेरियन फंक्शन अच्छा हो गया, उसका यूट्राइन फंक्शन है। अब वो आ जाती है 14, 15, 16 साल पे आती थी पहले, अब तो 10 साल में आ जाती है। तो 14, 15 साल की उम्र में अगर आपको ये आ गया और आपकी शादी आप 30 साल पे कर रहे हो तो वो ऑर्गन का काम नहीं है। इसी तरीके से जब आपको बच्चा डिलीवर हो रहा होता है तो आपका ब्रेस्ट जो है वो रेडी हो जाता है फॉर मिल्क,
है ना। तो अगर आपने उस वक्त बच्चे को दूध नहीं पिलाया या किसी कारण से आपको वो डेवलपमेंट नहीं आया, आपको दूध नहीं बना, तो वो रिस्क फैक्टर है, क्योंकि वो ऑर्गन का काम नहीं हो पा रहा है। पहले माहवारी 45 साल की उम्र तक बंद हो जाती थी, 50 साल की उम्र तक बंद हो जाती है, आजकल 55-60 की महिलाओं को भी आ रही होती है। तो अब जो ऑर्गन का फंक्शन बंद हो जाना है, वो फंक्शन आपका देर तक चल रहा है। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये दे आर बिग रिस्क फैक्टर्स। मिल्क फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग इज द ओनली थिंग विच इज प्रूवन टू सेव यू फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। वो आपकी रिस्क को कम करता है। सर, और कोई ऐसा तरीका जो महिलाएं अपने घर पे एक बार चेक कर पाएं कि साहब कहीं मेरे को ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो रहा है? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप जैसे ही बच्ची बड़ी हो, जैसे ही वो अपनी प्यूबर्टी में आए, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू करे, माँ को समझाना चाहिए उसे। आप कांच के सामने खड़े हो, अपने आप को देखो, मेरी स्किन पे कोई चेंज तो नहीं है, इनकी शेप में कोई चेंज तो नहीं है। यू फील देम, आप उन्हें फील करके देखें कि मुझे कोई एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं दिख रही है। निपल में कोई दिक्कत तो नहीं, निपल अंदर तो नहीं गई है, निपल से कोई स्राव तो नहीं हो रहा है। कॉलर बोन के नीचे, यहाँ इस जगह पे कॉलर बोन के नीचे कोई गांठ तो नहीं है, काख में कोई गांठ तो नहीं है। इन चीज़ों को वो महीने में एक बार चेक कर लें। अगर कुछ दिखे तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे बात करें, वो जांच बताएं तो जांच कराएं। सामान्यतः 80% के आसपास जो हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो नॉन मेलिग्नेंट होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन वो डिसीजन डॉक्टर को लेने दें, आप ना लें। ये आपने बोला बच्चियां जो अभी जिनमें चेंज आने शुरू होते हैं, फिजिकल चेंज आने शुरू होते हैं, वो इसको इस तरह से चेक कर सकती हैं। उसके तो बाद में महिलाएं भी ऐसे कर सकती हैं? सब वहां से चालू होना चाहिए और फिर वो आगे तक जाना आगे तक आगे तक जाना चाहिए। और अगर आपको कुछ भी सस्पिशियस लगे तो तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर, बहुत मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, बहुत सारे कैंसर पेशेंट भी अभी हम देख रहे होंगे, उनको आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो? आप पेशेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर आप पेशेंट हैं तो आप अपना इलाज जो चल रहा है उससे बड़ी शिद्दत से और पूरा करें, उस पर अपने डॉक्टर पे विश्वास रखें, पॉजिटिव एनर्जी को अपने आसपास रखें। विश्वास कीजिए, पॉजिटिविटी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को ख़त्म ही कर देती है। तो हमारे बीमारी होना अपने आप में एक नेगेटिविटी है। अगर आपकी विचारधारा या आपके आसपास के लोगों की विचारधारा पॉजिटिव रहेगी तो आपको अपने इलाज में 100% सफलता मिलेगी। ये तो एक चीज़। ईश्वर पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है समर्पण। आपके पास जो भी सवाल हो, शंका हो, वो अपने चिकित्सक को, जो आपका प्राइमरी ट्रीटिंग फिजिशियन है या सर्जन है या स्पेशलिस्ट है, उससे शेयर करें और जस्ट हैव कॉन्फिडेंस। अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, डू नॉट वरी, यू विल बी फाइन, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। और सर, ये सारी बातें नॉर्मल जनता के लिए भी एप्लीकेबल है? हाँ, कि फिजिकली फिट रहें, लगातार एक्सरसाइज करते रहें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, व्यसनों से दूर रहें, व्यसनों से दूर रहें। छोटे बच्चों को इंटरनेट से दूर रखें, क्योंकि इंटरनेट जो है वो उन्हें समय से पहले परिपक्व कर रहा है मानसिक रूप से, और वो ब्रेन जो हार्मोन सिक्रीट करता है उनसे हमारी बाकी की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो दे हैव टू बी केप्ट अवे फ्रॉम, कीप देम एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में रखें। तो मतलब बेसिक बात यह है कि अगर आपको कैंसर को दूर रखना है तो सबसे बेस्ट तरीका है फिजिकली बहुत एक्टिव रहें, फालतू की चीज़ों को अपनी जीवन शैली में ना उतारें, जिसमें सर ने बताया अल्कोहल ना लें, तंबाकू बिल्कुल अवॉइड करें और प्रोसेस फूड से दूर रहें। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहें तो सर जयपुर में प्रैक्टिस करते हैं, सीता देवी हॉस्पिटल में। आप बिल्कुल वहाँ से आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे, हम कोशिश करेंगे सर से आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कराने की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, क्योंकि आज वर्ल्ड कैंसर डे भी है और ये इन्फॉर्मेशन अगर क्राउड तक पहुँचेगी, गांव तक पहुँचेगी, यूथ तक पहुँचेगी, तो वो काफ़ी हद तक इसको जान पाएंगे कि एक्चुअल में वो किससे पीड़ित हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज के इस बदलते हुए पर्यावरण के अंदर बड़ा मुश्किल है कि हम कैंसर को रोक पाएँ, लेकिन अगर हम कैंसर को अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर लेते हैं तो वही बहुत बड़ी जीत है। तो आप अच्छी आदतों में रहें। इन सब के अलावा अगर कोई भी चीज़ आपको अपने शरीर में सिर से लेके पाँव तक अगर कोई भी चीज़ अब नॉर्मल लगे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। कई बार ऐसा भी होता है कि
डॉक्टर का थ्रेशोल्ड भी लो होता है, ऐसे केस में सेकंड ओपिनियन लेने से कभी डरे नहीं, फटाफट तुरंत प्रभाव से सेकंड ओपिनियन ले लें। आई थिंक अर्ली डिटेक्शन इज द की टू लिव लॉन्ग। हाँ, थैंक यू सर, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा हो। मैं बिलीव करूँगा कि हमारे यूजर्स को भी बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगेगा और उनके सारे जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।